आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। पहले वीडियो में ही हम लोगों ने बताया कि एंशिएंट बिहार के पार्ट 2 में मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी और किसके सहयोग से? तो कौटिल्य के सहयोग से, या कहिए उसी का नाम था चाणक्य या विष्णुगुप्त। कौटिल्य का ही नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त था, जिसने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र में क्या है? तो प्रशासन के बारे में चर्चा है कि 18 तीर्थंकर के द्वारा मौर्य साम्राज्य का जो शासन था, प्रशासन था, उसको चलाया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यूनानी सेल्यूकस निकोटर आए थे या उनके साथ युद्ध हुआ था। 305 बीसी में यूनानी सेल्यूकस निकोटर के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया। पराजित करने के उपरांत उन्होंने जो सेल्यूकस निकोटर के अधीन 5 पश्चिमोत्तर भारत में राज्य थे, काबुल, कंधार, हिरात, मकरान और बलूचिस्तान। काबुल, कंधार, हिरात, बलूचिस्तान और मकरान, उस पर कब्जा जमा लिया। इसके एवज में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथियों का समूह सेल्यूकस निकोटर को दिया। सेल्यूकस निकोटर का ही एक राजदूत था मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की। इंडिका में मौर्य साम्राज्य में जो नगर प्रशासन है उसकी चर्चा है। नगर प्रशासन 6 समिति से चलता था और यह एक नागरिक सभा था। जो 30 नागरिक सभा के द्वारा चलाया जाता था। परिशिष्ट पर्वन के अनुसार जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वीकार कर लिया और भद्रबाहु के साथ सरवनबेलगोला में वो प्रस्थान कर गए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार उनका पुत्र था, वो शासक बने। इन्हें अमित्रघात भी कहा जाता है। अमित्रघात का मतलब था दुश्मन का हंता। पूछा जाता है कि अमित्रघात किन्हें कहा जाता है, तो बिंदुसार को। इनके समय सीरिया के शासक एंटियोगस प्रथम के साथ वैदेशिक संबंध थे और यूनानी राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायोनियस को इनके दरबार में प्रतिनियुक्त कर दिया था कि यूनानी से जो उनके राजनयिक संबंध थे, इसके लिए डायोनियस को प्राधिकृत और प्रतिनियुक्त कर दिया था टॉलमी फिलाडेल्फस ने। टॉलमी फिलाडेल्फस यूनानी राजा थे। एंटियोगस प्रथम सीरिया के राजा थे, जो बिंदुसार से संबंध रखते थे। तो बिंदुसार के बारे में इतना ही प्रश्न पूछा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण शासक हम लोग जानते थे अशोक सम्राट के बारे में। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रभावी और शक्तिशाली शासक था। 269 से 269 बीसी के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, जिसमें अशोक विजयी हुआ, अशोक सम्राट बना और उन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किया था। कलिंग युद्ध में जब उनको विजय प्राप्त हुई, बहुत सारे लोगों की हत्या की गई। हत्या के उपरांत उन्होंने एक धम्म नीति अपनाया। धम्म नीति एक अहिंसात्मक नीति थी, तो धम्म नीति अशोक ने अपनाया। अशोक का नाम मस्की और गुर्जरा 2 अभिलेखों में मिलता है। अशोक एक ऐसा शासक था जिसने पहली बार स्तंभ लेख, शिलालेख, गुफा लेख लिखवाया था। किसके लिए? तो धम्म के प्रचार के लिए। धम्म के प्रचार के लिए जो 18 तीर्थ थे, उसमें से एक तीर्थ था धम्म महामात्र, उसकी नियुक्ति अशोक ने की थी। और भब्रू शिलालेख में अशोक को मगध का राजा कहा जाता है। पूछा जाएगा कि अशोक का नाम किस शिलालेख में उल्लिखित है, तो उसमें गुर्जरा और मस्की। मगध का राजा किस शिलालेख में उल्लिखित है, तो भब्रू शिलालेख में। अशोक के समय कुल 5 प्रांत थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण था उत्तरापथ प्रांत, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ प्रांत, राजधानी सुवर्णगिरी थी। अवंती राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग राजधानी तोसली थी और प्राच्य राजधानी पाटलिपुत्र था। अशोक के समय हम लोग जानते हैं कि शिलालेख, अभिलेख, स्तंभलेख, लघु शिलालेख लिखाया गया था और उस पे आकृति
छपाई गई थी। जैसे हम लोग जान ले कि सांची जो कि एमपी में अवस्थित है, सारनाथ यूपी में अवस्थित है, वहां के शिलालेख में 4 सिंह है, आकृति 4 सिंह की आकृति है। उसी प्रकार संकिसा अभिलेख में हाथी की आकृति है और रामपुरवा अभिलेख में सांड की आकृति है। एक बार दोहरा देते हैं। सांची और सारनाथ में 4 सिंह की आकृति, संकिसा में हाथी की आकृति और रामपुरवा में सांड की आकृति। तो पूरे मौर्य साम्राज्य में जो महत्वपूर्ण था वो था कि इस समय केंद्रीयकृत सत्ता थी, सत्ता पूरी तरह सेंट्रलाइज था। और इसको कौन चलाता था? तो 18 विभाग मिलके चलाता था। विभाग को कहते थे तीर्थ, यानी 18 तीर्थ मिलके चलाता था। और तीर्थ का अध्यक्ष होता था महामात्य। तीर्थ के अध्यक्ष को 18 तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्य कहते थे। और इसमें से महामात्य की सबसे महत्वपूर्ण महामात्य थे वो थे सन्निधाता, जिसे कोषाध्यक्ष कहा जाता था। सन्निधाता, कोषाध्यक्ष। व्यवहारिक मुख्य न्यायाधीश होते थे। उस समय जो मुख्य न्यायाधीश होते थे उसे व्यवहारिक कहा जाता था। संहारता कर, जो टैक्स कलेक्टर हुआ करते थे, राजस्व संग्राहक होते थे, संहारता कर। दंडपाल, जो पुलिस अध्यक्ष होते थे, संहारता कर